ओम क्लासेज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 वंशागत और विविधता का सिद्धांत। इसमें हम देखेंगे आज 10वां भाग, जिसमें हम वंशागत का क्रोमोसोम सिद्धांत, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस हम पढ़ेंगे। यह यूपी बोर्ड और नीट के एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक शुरू करने से पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम टॉपिक पे आते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग 1856 से लेकर 1863 तक किए और मेंडल के फेल होने के भी कई कारण थे। मेंडल ने बायोलॉजी में सबसे पहले गणित और अनुपात का प्रयोग किया और मेंडल ने जो सिद्धांत दिया वह अन्य पौधों पर लागू नहीं हो रहा था, इसलिए उनके नियम को हटा दिया गया और उन्होंने कारक के बारे में भी सिद्ध नहीं किया। बाद में 3 वैज्ञानिक 19वीं ईस्वी में कार्ल कोरेन, सेनमार्क और ह्यूगो डीवरीज ने इसको पुनः खोजा और उनको 3 नियमों के आधार पर प्रस्तुत किया। अगर थोड़ा सा हम इतिहास को समझें कि मेंडल ने जो अपना बताया था कि हर जो लक्षण होता है वह लक्षण जो होता है कारक के अंदर समाहित होता है, जिसको फैक्टर कहा गया। यानी कारक ही वो चीज़ है जिनको अलील कहा गया, जो लक्षण को लेके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं। थोड़ा सा हम इसके इतिहास को समझते हैं कि कैसे ये गुणसूत्र सिद्धांत सामने आया। तो अगर हम बात करें तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक को देखा गया। 1848 ईस्वी में हाफ मिस्टर ने न्यूक्लियस के अंदर छोटे छोटे तंतुओं को देखा और 1888 ईस्वी में वाल्डेयर ने उनको क्या नाम दिया? क्रोमोसोम, गुणसूत्र का नाम दिया। अब आप समझ सकते हैं कि मेंडल के न रहते हुए, जब वो मेंडल नहीं थे तब तक गुणसूत्र के बारे में जानकारी नहीं थी, जिससे वो सिद्ध नहीं कर सके कि हाँ अलील या कारक कहाँ पाए जाते हैं। बाद में 1882 में माइटोसिस के बारे में फ्लेमिंग ने सारे चरणों को बेहतर तरीके से बताया। अगर हम बात करते हैं, अगर एक एक पॉइंट को समझते हैं तो यहाँ हमको समझ में आ जाएगा कि सटन और बोवेरी ने कैसे ये बताना चाहा कि मेंडल ने जो बातें बताई थी वह गुणसूत्र के ऊपर पूरी तरीके से फिट बैठती हैं। तो अगर हम बात करते हैं, यह सिद्धांत 1902 में वाल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी के द्वारा दिया गया। 1902 ईस्वी में इन 2 वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला और पाया कि जो मेंडल ने जिसे अलील कहा, कारक कहा, फैक्टर कहा, वह वास्तव में ऐसे ही गुण किसमें देखे गए? तो गुणसूत्र में। हम आपको पता है कि जो गुणसूत्र की बात करते हैं तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46। अगर हम जोड़े की बात करें तो कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े। और आपको पता है ये जो जोड़े गुणसूत्र होते हैं उनमें लक्षणों और एक दूसरे के गुणों में क्या होती है? समानता होती है। तो यहाँ जो है पहला जोड़ा है, ये दूसरा जोड़ा, इसी तरीके से मनुष्य की कोशिका में 23 जोड़े बनते हैं। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, द्विगुणित कोशिका, यानी ऐसी कोशिका जो युग्मक नहीं है, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या पूरी है, 46 है, 23 जोड़ी हैं, वो क्या कहलाते हैं? द्विगुणित कोशिका में गुणसूत्र जोड़े में पाए जाते हैं, जिन्हें समजात गुणसूत्र, इंग्लिश में कहें तो होमोलॉगस गुणसूत्र कहते हैं। इस पे हम लोग टॉपिक पे बात कर चुके हैं। सेकंड टॉपिक है, मेंडल ने भी अनुमान लगाया था कि कारक, जिसको मेंडल ने फैक्टर कहा, वो जोड़े में पाए जाते हैं। जिस तरीके से गुणसूत्र जोड़े में पाए जाते हैं उसी तरीके से मेंडल ने अनुमान लगाया था कि ये जो गुण होते हैं जो मटर से उसके बीजों में आगे पौधों में जा रहे थे, उसको ले जाने वाले कोई ना कोई कारक हैं जो लक्षणों को आगे ले जाते हैं, लेकिन वह किंतु उन्होंने उन्हें प्रमाणित नहीं कर पाया। उन्होंने ये बताया जरूर कि कोई कारक है, फैक्टर है, जिसकी वजह से लक्षण आगे जाते हैं, लेकिन उस कारक, उस फैक्टर को उन्होंने प्रूव नहीं कर पाया। उसका कारण है कि उस समय तक हम गुणसूत्र के बारे में या जीन के बारे में जानकारी नहीं रखते थे और वो और वैज्ञानिकों के सामने ये स्पष्ट नहीं कर सके। अब अगला पॉइंट है अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। मियोसिस के समय समजात गुणसूत्र आपस में अलग हो जाते हैं। इस बात को हम समझते हैं। एनसीईआरटी में ये फिगर दिया हुआ है, इसको थोड़ा हम देख लेते हैं। अगर इसको देखेंगे तो हमको
जिनको मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन के बारे में पूरी जानकारी है वो तो अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। जो नहीं जानते तो यहाँ हम हल्का सा इंट्रोडक्शन लेते हैं अर्धसूत्री विभाजन का, जिससे इस फिगर को जो एनसीईआरटी में लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजिंग करता है उसको और गुणसूत्र का ये जो सिद्धांत दिया गया है और मेंडल के नियम को पूरी तरीके से इससे समझते हैं। तो हमको पता है कि जब कोई कोशिका विभाजन में प्रवेश करना चाहती है तो उसके पहले एक अवस्था आती है जिसे इंटरफेज कहते हैं। इंटरफेज को 3 भागों में बांटते हैं, G1, S और G2। होता क्या है G1 में? G1 और G2 फेज में जो गुणसूत्र होते हैं जो जोड़े में पाए जाते हैं वो अपने आप को क्या करते हैं? रिप्लिकेट करते हैं, प्रतिकृति करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं 4 गुणसूत्र पाए जा रहे हैं, यानी गुणसूत्र के जोड़े कितने हैं? 2 जोड़े, ऊपर 1 जोड़ा, नीचे 2 जोड़ा। अब ये क्या करते हैं? रिप्लिकेट करते हैं इंटरफेज में। सिंथेसिस फेज एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है, लेकिन आप समझ लीजिएगा कि एस फेज इनके बीच में होती है, जिनमें ये अपने आप के जो गुणसूत्र होते हैं उसको रिप्लिकेट कर लेते हैं। यहाँ पे 2 गुणसूत्र हो गए, उन्होंने अपनी प्रतिकृति बना ली। यहाँ पे भी 2 गुणसूत्र हो गए और ये छोटे छोटे हैं गुणसूत्र जो आकार में हैं, उन्होंने भी अपनी संख्या को रिप्लिकेट कर लिया। तो समझते हैं यहाँ गुणसूत्र संख्या 1 ही है, वह अपने आप को रिप्लिकेट करके 1 की 2 कॉपी बन गई है। इसी तरीके से दूसरे गुणसूत्र की 2 कॉपी, तीसरे की 2 कॉपी और चौथे गुणसूत्र की 2 कॉपी बन गई है। अब अगर हम बात करते हैं जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, ये नाम से ही पता है, अर्ध माने आधे, सूत्र माने गुणसूत्र। ऐसा विभाजन जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन को 2 प्रमुख चरणों में बांटते हैं। एक को कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और दूसरे को कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है और इसी अवस्था में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। इसको भी हम 4 भागों में बांटते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, और इसी तरीके से इसको भी बांटते हैं। तो अगर हम बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन की, तो यहाँ पे हमने देखा था ये गुणसूत्र क्या हो चुके हैं? अपने आप को रिप्लिकेट कर लिए हैं। अब क्या होता है? यहीं से दोनों गुणसूत्र अलग हो जाते हैं और 2 कोशिका का निर्माण होगा। तो यहाँ पे 2 तरीके से फिगर दिया गया है। यहाँ पे हमने 2 एलील का क्या किया गया है? तुलना। 2 गुणसूत्र की आसानी से तुलना किए गए हैं। तो ये इस तरीके से एक अलग कोशिका में गुणसूत्र चले जाएंगे और ये वाला गुणसूत्र दूसरे में चला जाएगा। अब ये क्या हो गई? हैप्लॉइड अवस्था में आ गए, अगुणित अवस्था में। अब जैसे ये गुणसूत्र, समजात गुणसूत्र अलग हो गए, अब फिर क्या होता है? फिर अर्धसूत्री विभाजन में ये अलग हो जाता है, ये अलग आ जाता है और ये दोनों गुणसूत्र अलग अलग आ जाते हैं। और यहीं पे अगर हम बात करें तो एक कोशिका से यहाँ पे अगर हम बात करें तो 4 जो अगुणित कोशिकाएं बनी हैं वही क्या कहलाती हैं? युग्मक और गैमीट कहलाती हैं। तो हमने देखा क्या कि अर्धसूत्री विभाजन में जो समजात गुणसूत्र होते हैं वो पहले अपने आप को रिप्लिकेट करते हैं, अपनी संख्या दूनी करते हैं और फिर धीरे से क्या हो जाता है? कोशिका विभाजन के द्वारा अलग हो जाते हैं, जिससे कोशिकाएं अगुणित हो जाती हैं और फिर इनमें भी इनके गुणसूत्र जो प्रतिकृत हुए हैं, रिप्लिकेट हुए हैं, वो भी अलग हो जाते हैं, जिससे अगुणित युग्मक का निर्माण होता है। तो यहाँ पे लाइन हम देखते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन के समय समजात गुणसूत्र आपस में अलग हो जाते हैं, जिससे युग्मक का निर्माण होता है। यहाँ देखिएगा समजात गुणसूत्र थे ये दोनों गुणसूत्र अलग हो गए और अलग होके किसका निर्माण किया? जनन कोश का एनसीईआरटी में लिखा है, यानी गैमीट का उन्होंने निर्माण किया। अगर इस बात को जिसे सटन और बवेरी ने बताया कि युग्मक किस तरीके से बनते हैं, अगर इसको हम मेंडल की तरह से समझें तो मेंडल ने भी कहा था कारक भी युग्मक बनते समय अलग हो जाते हैं। जब मेंडल ने भी कहा कि कारक भी युग्मक बनाते समय अलग हो जाते हैं, जैसे ये गैमीट बनाएंगे तो पृथक्करण का नियम कहलाता है। आपने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या शुद्धता का नियम पढ़ा था कि जब एलील अपने लक्षण को आगे प्रवाहित करते हैं तो एलील क्या होते हैं? स्वतंत्रता पूर्वक एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, बिना कोई भी लक्षण एक दूसरे को दिए हुए, मिक्सअप किए हुए। तो इससे
सटन और बावेरी ने सिद्ध किया कि जो मेंडल का पृथक्करण का नियम है वह गुणसूत्र के ऊपर पूरी तरीके से बैठ जा रहा है, क्योंकि यह आसानी से पृथक्करण हो जा रहे हैं बिना एक दूसरे से गुण को साझा किए हुए। अगले पॉइंट पे आते हैं, अलग अलग समजात गुणसूत्र के जोड़े। समझिएगा, अलग अलग समजात गुणसूत्र के जोड़े, यदि किसी भी कोशिका में कई गुणसूत्र के जोड़े हैं, समजात के जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विसंयोजित होते हैं, जिससे युग्मक का निर्माण होता है। इस लाइन को थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे देखिएगा, ये दो फिगर बताने का मतलब क्या है। यहाँ पे देखिएगा, लाल के साथ हरा वाला गुणसूत्र है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, और नीले वाले के साथ ये काला वाला गुणसूत्र जुड़ा हुआ है। तो यहाँ दो कंडीशन बन सकती है। वो पहली कंडीशन क्या है कि ये हरा वाला जो लाल के साथ था वो इसी के साथ आ सकता है, उसके दिशा में था। या एक कंडीशन हो सकता है कि ये लाल वाले के साथ काला वाला आ जाए, और जो हरा वाला था वो किसके साथ चला जाए, नीले वाले के साथ। तो यहाँ दो स्थिति बन सकती है कि हरा वाला जो लाल के साथ था वो इसमें कहाँ चला गया, नीले के साथ चला गया। ये कोई भी फिक्स नहीं है कि जो समजात के गुणसूत्र हैं वह बाध्य नहीं है कि वह लाल वाले के ही साथ रहे, वह दूसरे भी गुणसूत्र के साथ जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 गुणसूत्र हैं, और चारों गुणसूत्र जो हैं वह आपस में क्या हैं, फ्री हैं। वह किसी से भी, कोई ऐसा नहीं फिक्स नियम नहीं है कि बस उसी के साथ रहे, वह किसी के भी साथ स्वतंत्रतापूर्वक क्या हो जाते हैं, विसंयोजित हो जाएंगे, और विसंयोजित होकर किसका निर्माण करेंगे, युग्मक का निर्माण करेंगे। मेंडल ने द्विसंकर क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, हमने स्वतंत्र व्यूहन के नियम में इसके पहले वीडियो में देखा था कि मेंडल ने गोल और झुर्रीदार मटर लिया था, पीला और हरा लिया था, जिसमें उन्होंने क्रॉस कराया था, और क्रॉस कराने के बाद उन्हें 2 अलग प्रकार के लक्षण वाले मिले, जिसमें क्या था, गोल और हरा, और झुर्रीदार और पीला लक्षण प्राप्त हुआ। तो इसी तरीके से कहा गया कि द्विसंकर क्रॉस में दोनों लक्षण के एलील अनियोजित ढंग से पृथक होते हैं। जो दोनों लक्षण के एलील होते हैं वह आराम से प्रभावी प्रभावी के साथ आराम से अलग हो सकते हैं, और नए लक्षण वाले क्या कर सकते हैं, बीज का निर्माण कर सकते हैं। और मेंडल का तीसरा नियम इसी पे आधारित है। तो अगर हम पूरी ब्रीफ में बताना चाहें तो सटन और बावेरी ने कहा कि जिस तरीके से मेंडल ने कहा कि कारक जोड़े में होते हैं, उसी तरीके से गुणसूत्र भी जोड़े में होते हैं। मेंडल ने कहा कि यह अलग हो जाते हैं एलील, और अपने लक्षण को शुद्धतापूर्वक पहुंचाते हैं। तो उन्होंने देखा कि गुणसूत्र भी कोशिका विभाजन के बाद शुद्धता से अलग हो जाते हैं, और वो लक्षण कोशिकाओं में ले जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो मेंडल जो कारक शब्द का प्रयोग कर रहे थे वह वास्तव में कारक नहीं, वो कारक ही सही मामले में गुणसूत्र हैं, और गुणसूत्र ही लक्षण को आगे ले जाते हैं। इसी को आधार बना के उन्होंने 1902 में ये जो है वंशागत का क्रोमोसोम सिद्धांत प्रस्तुत किया। बाद में ये पता चला कि वास्तव में गुणसूत्र के अंदर डीएनए के छोटे छोटे खंड होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं, और जीन के द्वारा ही लक्षण आगे प्रवाहित होते हैं, और नई पीढ़ी में लक्षण जाते हैं। तो यहाँ पे यह क्रोमोसोम का वंशागत सिद्धांत पूरा होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।